बेताल कथा पद्मनाभ और काला भूत। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चारों ओर घना अंधेरा था। तूफान की सनसनाहट से रात और भी भयंकर हो गई थी। वृक्षों की शाखाएं तूफान में यूं झूम रही थी, मानो भूत नाच रहे हो। लेकिन साहसी विक्रम तो ये सब बिल्कुल डरा नहीं सके और निर्भय होकर वह पुनः उसी पेड़ के पास लौट आया। उसने पेड़ पर से लाश उतारकर अपने कंधे पर रख लिया और अंधेरे को चीरता हुआ वह चुपचाप स्मशान की ओर चल पड़ा। विक्रम का साहस और लगन देखकर शव में स्थित बेताल बोला, कभी कभी आप जैसे पराक्रमी, शूरवीर और खतरों से खेलने वाले भी जिस काम को नहीं कर पाते, उसे भोले भाले और सद्भाव रखने वाले लोग बड़ी सरलता से कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको पद्मनाभ की कहानी सुनाता हूँ। यूँ कहकर बेताल कहानी सुनाने लगा। कुमुदवती नामक नगर में पद्मनाभ नामक एक भोला भाला सुंदर युवक रहता था। उसका अपना कोई न था। एक दिन नगर के मार्ग से रत्नभद्र की सुंदर सुपुत्री सुलक्षणा पालकी में जा रही थी। पद्मनाभ की नज़र उस पर पड़ते ही वह चौधिया गई। उसके अद्भुत सौंदर्य से प्रभावित होकर उसने अपने मन में ही उसी से विवाह करने का निश्चय किया। रत्नभद्र कुमुदवती नगर का करोड़पति व्यापारी था, लेकिन पद्मनाभ एक गरीब युवक था। करोड़पति की पुत्री से विवाह करना उसके लिए स्वप्न में भी संभव न था, लेकिन अपने भोलेपन के कारण वह इतना सोच न सका। शाम को पद्मनाभ ने यह बात अपने मित्र रविवर्मा को बताई। रविवर्मा मन ही मन पद्मनाभ से जलता था, क्योंकि पद्मनाभ की सरलता और सुंदरता की सभी लोग तारीफ करते थे, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। वह चाहता था कि पद्मनाभ की निंदा और अपमान हो। वह जानता था कि पद्मनाभ और सुलक्षणा का विवाह असंभव है। जो भी इस बात को सुनेगा इसका मजाक उड़ाएगा, और यदि यह बात रत्नभद्र तक पहुंच जाए तो पद्मनाभ की बड़ी बद होगी। इसलिए जब पद्मनाभ ने सुलक्षणा से विवाह की इच्छा प्रकट की, तब रविवर्मा ने उत्साह में आकर सलाह देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जैसे सुंदर दामाद को पाकर रत्नभद्र को बेहद खुशी होगी। इसके अलावा अपनी किस्मत को आजमाने में हर्जी क्या है। अपने मित्र से सलाह पाकर भोला पद्मनाभ पूरी आशा के साथ रत्नभद्र के घर जाकर बोला, महाशय, मैं आपकी पुत्री सुलक्षणा के साथ विवाह करना चाहता हूँ। शायद आपको इसमें कोई आपत्ति न होगी। रत्नभद्र एक चतुर और समझदार व्यक्ति था। वह समझ गया कि पद्मनाभ अपनी सरलता के कारण ही ऐसा कह रहा है। उसने पद्मनाभ को इस दुस्साहस के लिए कुछ भला बुरा नहीं कहा, बल्कि समझाते हुए यह कहा, हम तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह अवश्य करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मन सोना देना होगा। मेरी यह शर्त तुम्हें मंजूर हो तो सोना लेकर आ जाओ, तब मुझे अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करने में कोई आपत्ति न होगी। रत्नभद्र ने यह सोचकर यह शर्त रखी कि ना पद्मनाभ के पास एक मन सोना होगा, ना शादी होगी, ना सांप मरे, ना लाठी टूटे। लेकिन पद्मनाभ ने इस बात को भी उसी सरलता से समझा। वह रत्नभद्र से विदा लेकर घर पहुंचा। फिर उसने रविवर्मा को अपना सच्चा मित्र समझकर रत्नभद्र की शर्त बता दी और फिर उससे सलाह मांगी। रविवर्मा ने मज़ा लेने के लिए उसे सोमनाथ महाजन से एक मन सोना मांग लेने के लिए भेज दिया। पद्मनाभ ने अपना दुखड़ा सुनाकर सोमनाथ से एक मन सोना उधार देने की प्रार्थना की। सोमनाथ ने उसे बेवकूफ़ समझकर उसके साथ और भी गहरा मजाक किया। उसने कहा, अरे, तुम्हें मुझसे उधार लेने की क्या आवश्यकता है? सामने की नदी के किनारे वह देखो, एक भैरव योगी बैठा हुआ है। वह हर वस्तु को सोने में बदलने की पारस विद्या जानता है। यदि वह तुम पर प्रसन्न हो जाए तो वह एक मन सोना तुम्हें मुफ्त में ही दे देगा। भैरव एक नंबर का धूर्त था। उसने पारस विद्या का चकमा देकर
नगर के कई सेठों को उल्लू बनाया था और उनसे काफ़ी धन ऐंठा था। सोमनाथ ने इसलिए जरा तमाशा देखने के लिए पद्मनाभ को उस योगी के पास बेच दिया। मुफ्त में एक मन सोना मिलने की बात सुनकर पद्मनाभ की बाछें खिल गई। वह तुरंत उस भैरव के पास गया और उसने अपने मन की मुरादा बताते हुए एक मन सोना के लिए प्रार्थना की। भैरव उस समय गौरवमुख नामक डाकू को पकड़ने का उपाय सोच रहा था, जो इसका सारा धन लूट कर ले गया था। उसने पद्मनाभ से कहा, यदि तुम गौरवमुख डाकू को मेरे सामने पकड़कर लाओ तो निश्चय ही तुम्हें एक मन सोना मुफ्त दे दूंगा। अभी जाकर तुम प्रयत्न करो। पद्मनाभ अभी भी निराश नहीं हुआ। भैरव की बातों पर विश्वास करके जैसे तैसे आखिर वह डाकू के पास पहुंचा और बच्चों की तरह बड़ी सरलता और दीनता से अपनी राम कहानी सुना दी। फिर उसने डाकू से भैरव के पास चलने का अनुरोध किया। पद्मनाभ के भोलेपन पर डाकू को तरस तो आया, परंतु मजाक करने से वह भी न चूका। पद्मनाभ को पक्का विश्वास था कि डाकू उसके बात मानकर भैरव के पास जरूर चलेगा और भैरव उसे एक मन सोना मुफ्त में देगा। बस उसका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन डाकू ने कहा, मुझे भैरव के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने काम के पूरा होने से ही मतलब है ना। तुम्हें मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। सामने वाली पहाड़ी की गुफा में एक काला भूत रहता है। वहाँ जाकर उससे तुम जो मांगोगे सो मिल जाएगा। वास्तव में उस भूत के डर से कोई पहाड़ी की ओर जाता नहीं था और सबका विश्वास था कि वह भूत किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। डाकू समझता था कि पद्मनाभ उस पहाड़ी की ओर जाकर जीवित नहीं लौट सकता। उसने सचमुच ही बहुत भयंकर मजाक किया था, लेकिन उसका यही दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। सच तो यह था कि वह भूत देखने में जितने ही भयंकर था, दिल का वह उतना ही कोमल और उदार था। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन उसकी डरावनी आकृति को देखकर ही लोग दूर भाग जाते। वह एक परोपकारी भूत था। लेकिन पद्मनाभ निर्भर होकर उसके पास चला गया और उसे भी अपनी पूरी कहानी सुनाकर कहा, भूत दादा, तुम्हें तो सुलक्षणा के साथ शादी करने में मुझे मदद करनी ही होगी। मुझे इसके लिए एक मन सोना चाहिए। मैं तुम्हारे इस उपकार को जीवन भर याद रखूंगा। खाला भूत अपनी ओर आने वाले पहले मनुष्य को देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी सरलता और भोलापन से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने पद्मनाभ को बड़े आदर सत्कार से बैठाया और गुफा के अंदर से 4 हीरे लाकर पद्मनाभ को दिखाते हुए कहा, एक मन सोना तो क्या, ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपये के मूल्य के ये हीरे भी दे सकता हूँ। लेकिन शायद ही तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़े। तुम यह सारा वृत्तांत रत्नभद्र को जाकर बता दो। इसके बाद भी यदि वह तुमसे एक मन सोने की मांग करे तो यहाँ आकर मुझसे ये हीरे ले जाना। पद्मनाभ ने काले भूत के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और नगर लौटकर रत्नभद्र को पहली भेंट से लेकर दूसरी भेंट तक की सारी कहानी सुना दी। पूरी कहानी सुनने के बाद रत्नभद्र ने बड़े प्यार से पद्मनाभ के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, तुम मेरे दामाद बनने के सर्वथा योग्य हो। मैं अपनी पुत्री सुलक्षणा का विवाह तुम्हारे साथ अवश्य ही बड़ी धूमधाम से करूँगा। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, रत्नभद्र एक सांसारिक व्यक्ति और हानि लाभ का विचार करने वाला व्यापारी था। फिर उसने एक गरीब और बेवकूफ़ लड़के से अपनी पुत्री का विवाह करने का फैसला क्यों किया? क्या ऐसा निर्णय लेना कुछ हास्यास्पद नहीं लगता? क्या उसने काले भूत के भय से ऐसा निर्णय लिया? यदि रत्नभद्र चाहता तो पद्मनाभ के द्वारा काले भूत से उन अमूल्य हीरों को मंगवा सकता था, लेकिन उसने इस मौके को क्यों हाथ से जाने दिया? इन सवालों का जवाब यदि जानकर भी न दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमार्क ने उत्तर दिया, रत्नभद्र को काले भूत से हानि का तनिक भी भय न था और ना ही उसे उसके हीरों का कोई लालच था।
उन हीरों के मुकाबले में उसके पास कहीं अधिक धन था। सच यह था कि रत्नभद्र ने यह समझ लिया कि काला भूत उसका उपकार करना चाहता है। वास्तव में पद्मनाभ के माध्यम से काले भूत ने उसे एक नए सत्य का बोध कराया। उसने यह अनुभव किया कि यदि मनुष्य हृदय से शुद्ध और सरल हो, धुन का पक्का और चरित्र का सच्चा हो, तो लक्ष्मी दासी की तरह अपने आप उसके घर आ जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी न कभी जीवन के ऊंचे शिखर पर अवश्य पहुंच जाता है। सरलता, सच्चाई और ईमानदारी हो तो सांसारिक व्यवहार सिखाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सांसारिक ज्ञान होने पर किसी को सच्चाई, ईमानदारी और हृदय की निर्मलता नहीं सिखाई जा सकती। पद्मनाभ को भी वह दुनियादारी और लोक व्यवहार धीरे धीरे सिखा देगा। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि पद्मनाभ में कुटिलता बिल्कुल न थी। इसलिए वह रविवर्मा, भैरव और डाकू की बातों पर विश्वास करता चला गया। उन्हीं सब बातों पर विचार करके रत्नभद्र ने पद्मनाभ को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया। विक्रम के मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ गायब होकर पेड़ पर जा बैठा।